माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालों लालियों और मेरे प्यारे देश के नौजवानों। तो हम पढ़ रहे थे जो आपकी नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ रहे थे, ठीक है। इस परिकल्पना में आपके सिलेबस के अनुसार जो दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको। भाई रेडियस किस प्रकार निकालते, ठीक है, नील्स बोर के अनुसार। और एक यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे जो वेग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन तीन बातें मैंने आपको बता दी। अब देखो पढ़ने में तो और भी है, ठीक है, और भी उदाहरण है, परंतु भाई आपके सिलेबस के अनुसार इतना ही दे रखा है। ऐसे चाहे तो हम 20 दिन में अगर नील्स बोर की परिकल्पना पूरी नहीं होगी, और भी इसमें सिस्टमेटिक है, परंतु जितना दे रखा है उतना ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि समय कम है। यदि समय ज़्यादा होता, यदि आप एक साल वाली तैयारी करते तो उसमें तो क्या मैं आपको और भी डिटेल से बताता, परंतु जो आपको क्वेश्चन उठने की संभावना है ये तो दे रखा सिलेबस में, वो बात मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नील्स बोर की कुछ कमियां, और इससे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको पहले करना पड़ेगा, 2 मिनट का टाइम आपको दूंगा, ठीक है। देखते हैं आंसर आता नहीं आता है। आज शायद वह जो कल वाली क्लास है, शायद क्या हुआ, किसी कारण से वो प्राइवेट मोड पे चली गई, तो लेट पब्लिश हुई। तो कुछ नौजवान बोल रहे थे सर आपकी क्लास आई नहीं, ठीक है। तो मेरे को मालूम नहीं चला, इन प्राइवेट की मोड पे रह गई थी वो। तो नील्स बोर की परिकल्पना में पहली बात तो कि सर हमारे पास 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो हमने उसकी रेडियस का पढ़ा था, त्रिज्या का पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में एक पढ़ा था हमने उसका वेग का पढ़ा था, भाई अगर इलेक्ट्रॉन का वेग उस कक्षा में उसका वेग क्या होगा। और उसके बाद में एक बात हमने पढ़ी थी, कौन सी, उसकी ऊर्जा की। तो तीनों जो फॉर्मूले उसको देख लेते हैं एक बार। एक तो यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या क्या है, इसमें परमाणु की त्रिज्या। अब परमाणु की त्रिज्या में देखो यहाँ पे क्या आई थी हमारे पास, बताओ परमाणु की त्रिज्या क्या आई थी भाई, n²। और यहाँ पे क्या था इसमें आपका z, मल्टीप्लाई में क्या था 0.529, कितना था इसमें 529। और उसके बाद में ये किस में था बताओ, यहाँ पर ये सर आपका इंटू 10 की घात माइनस, थोड़ा आवाज़ क्या है कि बोलने से 3 क्लास बन रही रोज की, ठीक है। तो वो भी रेगुलर बनती है, इस वजह से क्या हो, थोड़ा कंठ में समस्या होगी, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना। 529 इंटू कितना आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, अब जो किस में था वो मीटर में था। ज़्यादा ही समस्या कुछ वो सत्संग वाली समस्या होगी रात वाली, ठीक है। n² यहाँ पे कितना आएगा z इंटू यहाँ पे 529 इंटू आपका 10⁻⁻10 मीटर आ गया। अब यहाँ पे सर एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये था। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका यदि मीटर है तो एंगस्ट्रॉम में दे सकता है, नैनोमीटर में, क्योंकि ध्यान रखना परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर या पिकोमीटर में निकाली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक था उसका वेग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो वेग का क्या फॉर्मूला था तो उसमें याद है तो आपको, इसमें आएगा Zn। और यहाँ पे शायद मैंने कल आपको बोला था, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, यानी क्या यहाँ पे कितना आएगा 188 ही आएगा इसमें। वहाँ पे मैंने केवल 2 नहीं चिपकाया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और इंटू कितना आएगा, यदि देखो सेंटीमीटर में तो कितना आएगा 10 की घात 8 आएगा, और वैसे मीटर में कितना आएगा 10 की घात कितना आएगा, इसमें 6 आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग। और यहाँ पे किसमें मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ आपको एक और बताया था, ला लो यहाँ पर उसकी ऊर्जा। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब EnV कक्षक में, जो भी हम कक्षा की बात करें उसमें। अब क्या होगी इसकी ऊर्जा बताओ, यहाँ पे 2.18 इंटू 10 की घात -18। अब ऊर्जा मैंने आपको कितने लगभग जूल में बताई थी, मैंने आपको अर्ग में बताई थी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई थी, परंतु यहाँ पे साथ में कुछ 2 राशियाँ और थी, Z² और क्या आएगा आपका इसमें n²। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका ये जूल। ये आपको मैंने कल 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले बताए थे, ला लो ध्यान रखना, इनको देख लो वापस फिर। अब इन पे आधारित मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर देना है। ला लो, देखो जो नौजवान
क्लास देख रहे हैं परंतु पता नहीं उनके आंसर क्यों नहीं आ रहे। तो लापरवाही है उन नौजवानों से मेरा निवेदन है कि आप क्लास मत देखो। मेरे को केवल एक ही विद्यार्थी चाहिए पढ़ने वाला, बस चाहे से 1000 या 100 विद्यार्थी मेरे को मतलब नहीं है, एक विद्यार्थी केवल पढ़ने वाला चाहिए। और से मेरे को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 1000 यू चाहिए मेरे को, वो चाहिए, ठीक है, उनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप देखते हो फॉर्मेलिटी करते हो, इससे क्या होता है कि आप क्या करते हो, पढ़ाने वाले को फिर समस्या करते हो कि यार ये उसका वहाँ से कोचिंग की थी, वो क्लासें ली थी। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं आगे से भी करूँगा, यदि कुछ नौजवानों के अगर मान लीजिए उत्तर नहीं आते हैं तो मैं क्या करूँगा, क्लास को फिर ब्लॉक करूँगा, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या है इससे फिर हम तो ध्यान रखना लालो इसमें कि मेरे को सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए एक ही हो। मेरे को कोई मतलब नहीं चाहिए आप पढ़ो मत पढ़ो, में से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर पढ़ो, मेरे आपकी इच्छा जहाँ से पढ़ो। आपके पास कोई जबरदस्ती भी नहीं, मैंने आपको बोला भी नहीं आप क्लास लो। हाँ, यदि आप कोई ग्रुप में जुड़ा होता है हम उसके पास, क्योंकि हमारा तो काम भेजने का होता है, आपकी इच्छा है तो लो, नहीं मत तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये है कि यदि आप क्लास जिस स्थान से जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ पे रेगुलर क्लास लो, अन्यथा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कहेगा कि यार मेरे 2 नंबर कम रह गए, तो फिर देखना कैसे हालत होगी आपकी। तो अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा में, अब प्रथम कक्षा में आपको देखो ऊर्जा भी ज्ञात करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात करना है, और यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। परमाणु की त्रिज्या भी आपको ज्ञात करनी है। फिर देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन आपके कैसे, मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बना दिए, वैसे एक अलग अलग आएगा आपके, ठीक है। कि हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा में ऊर्जा, वेग और परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सर हमें ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की En का मतलब एनवी कक्षा, अब यहाँ सॉरी कक्षा की बात ध्यान रखना यार, तो यहाँ पे क्या आएगा कक्षा। अब कक्षा कौन सी, प्रथम कक्षा, तो यहाँ पे n का मान कितना है 1 है। और उसके बाद में 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन मैथ की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये जेड और सर आपका यहाँ पे क्या बताऊँ n है। अब ये n तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे कितना n का मान 1 है। सर जेड का मान कितना होता है, तो मैंने कहा कि जेड का मान परमाणु क्रमांक होगा। अब आपको हीलियम का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है लालू यहाँ पर 2 होता है। तो हमारे पास जेड का मान भी आ गया और हमारे पास इसका n का मान भी आ गया। अब हम आसानी से ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इसी फॉर्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा देखो इसमें En बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और उसके बाद में कितना आएगा बताओ, यहाँ पे Z² और यहाँ पे आएगा इसमें आपका n²। अब किस में आएगा, जूल में आएगा। अब हम जानते हैं कि सर Z बराबर कितना है, यदि हीलियम है तो हीलियम का जो एटम नंबर होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे एटम नंबर आएगा 2। इसी प्रकार देखो कौन सी कक्षा पूछ रहा है, प्रथम कक्षा, तो यहाँ पे n का मान कितना है 1 है। तो अब रख दो इसमें आप, देखो यहाँ पर n का मान कितना 1 होगा, 2.18 और यहाँ पे 10⁻⁻ कितनी 18 मल्टीप्लाई, उसके बाद में z का मान क्या है, z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा इसमें जूल। उसके बाद देखो ये सर यहाँ पर आएगा हमारे पास E1 आएगा। अब E1 है तो पहले इसको हल कर लो आप, यहाँ पे कितना आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई, अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा रे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पर आएगा 4, इस 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करो आप इसको 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे देखिए E1 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो वही 10 टू पावर कितना आएगा -18 आएगा। यहाँ पे कितनी 4 से करो तो कितने होते हैं, अरे मल्टीप्लाई में कितने 8 चौक 32 होते हैं क्या 32, और यहाँ पे 3 आपके 7, और यहाँ पे कितनी यह रहेगा इसका आंसर। अब सर यहाँ पे देखो ये गलती हो रही है कि कल हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी, किस में आई थी वो सर माइनस में आई थी, तो यहाँ पर भी किस में आएगी बताओ
यहाँ पर भी सर माइनस में आएगी, यहाँ पर भी माइनस में आएगी, यहाँ पर भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कितना होगा? ये देखो माइनस का मतलब क्या है, ये उसकी प्रकृति को बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बता रहा है। कितनी हो जाएगी? -8.72 इंटू मल्टीप्लाई कितना है इसमें 10⁻⁻18 और किस में आएगी इसमें आपकी बताऊँ? जूल में आएगी। अब देखो आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, देखिए आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ सकता है वो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, या आपसे पूछ सकता है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा पूछ सकता है आपको अर्ग में कितनी होगी। तो मैंने कल आपको बताई थी, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछता है तो इसके स्थान पे आपको 13.6 करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपसे क्या पूछता है बताऊँ, यदि अर्ग में पूछता है तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस कितना आएगा, सॉरी वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁻11 करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो देखो तरीका वही है। अब क्वेश्चन वो किस प्रकार घुमा के देता है, क्योंकि ये तो मैं आपको बता नहीं सकता भाई, आप ही बताओ। यदि मैं कुछ कहते हैं कि नौजवान भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन, देखो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके हाँ मन का मतलब है कि मनोविज्ञान से आपको पहचान सकते हैं कि इसकी भाव क्या है, क्योंकि टीचर का काम ये होता है, साइको जो मनोविज्ञान होता है वो पढ़ के बच्चों को पढ़ाता है। कभी कभार आप भी देखते हैं कि क्लास में आप जैसे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, टीचर बोल जाता है कि हाँ भाई आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे कहते हैं मनोविज्ञान, यानी बच्चों को पहचान के उसको पढ़ाना। तो यहाँ पर तो वो मेरे सामने जो पेपर बनाने वाला मेरे सामने नहीं है, ठीक है। यदि हम उसके भाव को भी समझे भाई ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, तो हम तो केवल क्यों चीज़ सीख रहे हैं, हाँ ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि हम लगभग अब बताओ क्वेश्चन एक ही बनेगा नहीं, से हम 3-4 तरीके पढ़ने में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछ सकता है, अर्ग भी पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए देखो यहाँ पर, अब वेग का फॉर्मूला क्या है बताओ सर? वेग का फॉर्मूला देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेग, इसको मिटा लें, चलो ये तो ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने की आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है भाई? 2.18 इंटू 10⁻⁻, यदि 6 है 10⁻6 आएगी, और किसी बताओ मीटर प्रति सेकंड क्या आएगी? मीटर प्रति सेकंड। परंतु ऊपर क्या आएगा बताओ? इसमें जेड, और यहाँ पे वो एन का सिस्टम चलेगा। अब सर जेड का मान कितना है बताऊँ? हमें पता है सर जेड का मान 2 है, एन का मान कितना है? 1 है। तो अब चिपका लो प्रति से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग 2.18, अरे भाई 2.88 है, कितना आएगा? 2.88, 2.88 आएगा शायद, कितना आएगा? 2.88, ये कुछ मेरे को, हाँ 2.88, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 10⁻6। अब सर यहाँ पे जेड का मान कितना है? जेड का मान सर यहाँ पे 2 है, एन का मान कितना है? 1 है। तो इसको हल कर लो, जो भी आपके पास मान आएगा। आपको क्या करना है? इसको 2 से गुणा करना है। तो यहाँ से 2 से गुणा 8 का आपका 16, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना होगा रे? यहाँ पे 2 दूना आपकी 4, कितने होंगे? लगभग ये आपका आंसर आएगा 10 की घात आपके 6। मेथड पता होना चाहिए, आंसर कुछ भी आ सकता है। यदि आपको मेथड मालूम है तो आप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का वेग आपसे पूछ रहे हैं। अब वो आपसे देखो मीटर सेकंड में, तो वहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड में आपसे पूछ सकता है, सेंटीमीटर सेकंड में भी आपसे वेग पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हीलियम प्लस है। अब यदि मैं आपसे पैसे पूछूं, बताओ हीलियम प्लस क्यों था? क्योंकि नील्स बोर ने केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी। यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी कमी होती है। फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के बारे में नील्स बोर ने नहीं बताया, उसकी कमी थी। तो देखो यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या निकालनी है तो आपको रेडियस निकालनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या ऊपर देखो यहाँ पर, अरे कितना है इसमें? यहाँ पे n² और यहाँ पे आएगा z इंटू आपका 0.529, और कुछ पावर में है क्या? हाँ जी सर, पावर में आपकी 10⁻10 मीटर है। अब सर n का मान कितना है बताओ? n का मान 1 है। z का मान कितना है बताओ? z का मान 2 है। अरे कितना है? z का मान 2 है। तो देखो सर यहाँ पे n का मान 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, परंतु यहाँ पर आपको बताना जरूरी होगा क्योंकि अभी तक आप
क्या है, मैथ बोल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 की घात -10 आएगा। अब सर ये आपका किस में बताओ, 10 की घात -10 आपको एंगस्ट्रॉन में दे सकता है, ठीक है। इसको हल कर लो, कितना आएगा, 2 का भाग देना आपको, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर आएगा भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे 6 आएगा, उसके बाद में कितना जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा इसमें, 264 यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट, उसके बाद भी कितना आएगा, 10 की घात -10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्या वेग है, क्या थोड़ी रेडियस है क्या, तो किस में आएगी, आपकी मीटर में आएगी। परंतु आपको एंगस्ट्रॉन में पूछ सकता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं इसका मतलब कितना होता है एंगस्ट्रॉन, तो यहाँ पर आएगा 0.24 और यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में पूछ सकता है, ठीक है। या आपको पिकोमीटर में पूछ सकता है, नैनोमीटर में आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया किस प्रकार आपस में कन्वर्ट चेंज करते हैं, नैनोमीटर को पिको में कैसे करते हैं, पिको को नैनो में कैसे करते हैं। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिससे हम बात करें यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं। अब देखो लिथियम कौन सी अवस्था में आएगा, यहाँ पे बताओ, और लिथियम कौन सी अवस्था में आएगा। लिथियम का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, लिथियम सर ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी अवस्था आएगी, इससे पहले 2 अवस्था आएगी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि लिथियम +2 की द्वितीय कक्षा में इसकी ऊर्जा निकालनी है आपको, En निकालनी है, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का वेग, और यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सोच लो, निकालो फुर्ती से, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकालो, आप भी प्रयास करो थोड़ा बहुत, निकालो फुर्ती से, निकालो भाई। चलो वीडियो ठीक है, 17 मिनट हो गई, निकालो फुर्ती से, बैठाओ फुर्ती से, मेहनत करो आप, ऐसे कोई लेने से कोई मतलब नहीं क्लास का। चलो निकाल लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इतने कम समय में, और तो वीडियो को रोक के निकाल लिया करो, और क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। निकालो निकालो फिर निकाल लो जो भी आंसर आपके, इससे क्या होगा कि आपका मूल्यांकन होगा कि सही है या गलत है। अन्यथा देखो आपको पता है कि जो विद्यार्थी नोट से पढ़ते हैं, जिनको नोट्स लिखे हुए मिलते हैं, उनकी तैयारी कैसे आपको मालूम है, क्योंकि उनका शरीर करने का दिमाग थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं कर रहा है, उनको नोट्स भी लिखे हुए मिल रहे हैं, प्लस में क्लास भी पूरी एकदम भाई हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूरा मिल रहा है, इसका मतलब कि वो खुद मेहनत कर ही नहीं रहे। अब यदि आप सेम नोट्स बना रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी हल कर रहे हैं, तो आधी समस्या तो आपका ऐसी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आ गया, तो हमें क्या करना है कि सर पहले तो देखो पूरा सिस्टम क्या है कि सर एन और जेड और जेड एन और जेड और एन ये मान हमें चेक करने हैं। तो पहले हमें देखना है कि जब हीलियम लिथियम +2 है, लिथियम +2 की द्वितीय कक्षा में, कौन सी कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, तो अब देखो एन का मान तो कितना आ गया बताऊँ सर, एन का मान तो कितना आ गया 2 आ गया, और लिथियम +2 है, तो इसका मतलब इस +2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे से कोई भी आपका परमाणु हो, कितने ही आयन 2 यानी कितने ही आयन बाहर निकालते हैं, 2 निकाले 10 निकाले 20 कितना निकाले, परंतु उसके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसकी जो मूलभूत विशेषता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना ही आप कुछ ही कर लो। तो यहाँ पे बताओ जेड का मान कितना होगा, लिथियम का कितना होता है सर आपका बताऊँ 3 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है। अब हमारे पास जेड का मान आ गया और एन का मान आ गया, अब हम निकाल सकते हैं क्या कि सर हम इस ई एन का मान निकाल सकते हैं, वेग का मान निकाल सकते हैं। तो पहले किसका ई एन का मान निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा बताओ, ई एन बराबर इलेक्ट्रॉन का इस त्रिज्या ऊर्जा निकालेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा Z² और यहाँ पर आएगा n⁻²। अब सर यहाँ पे किस में आएगा बताऊँ, जूल में आएगा।
अब जूल में आएगा तो आपको मान रखना है -2.18 और यहाँ पर आएगा 10⁻⁻18। उसके बाद में कितना बताओ यहाँ पे सर जेड का मान कितना है बताओ। जेड का मान आपके सामने 3 है। सर एन का मान कितना है। एन का मान सर यहाँ पे कितना है बताओ 2 है। सर दोनों का स्क्वायर है, इसका भी आपका स्क्वायर है। अब यहाँ पे किस में आएगा जूल में आएगा। यदि आपसे पूछे किस में अर्ग में पूछे तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ। यहाँ पे 10 की घात 10⁻11 आएगा। यदि आपको पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा -13.6 आएगा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे क्या होगा, इसको हल करते हैं तो कितना आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। तो अब क्या करो सर आप, यदि इसकी पावर इतनी है, आपको एन का मान भी दिख गया, जेड का मान दिख गया, तो अब क्या करो इसमें आप यहाँ पे क्या करना है, यदि कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 18 को 9 से गुणा करो, आता है क्या। और ये 18 की टेबल याद है कितना होता है 162। तो 162 का कितना आएगा सर यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे 9 और 16 कितने होते हैं रे, 9 और 16 आपके 25, तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे कितना 9 दूना 18 और 18 और 5 कितने आपके 23। अब कितने अंक छोड़ के लगाने, 2 अंक छोड़ के ये आ गया। उसके बाद में ये आपका 10⁻⁻18 आएगा और नीचे कितना आएगा सर 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देंगे तो ऊपर देख लो यहाँ पे कितना आएगा, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो कितनी बार जाएगा 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। उसके बाद कितनी बच के 3, तो लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। और फिर कितनी बच के बताओ यहाँ पे 32, तो फिर 3 आपके 8 बार जाएगा इसमें। और क्या आएगा इसमें 10⁻⁻18 आएगा। अब कितने अंक छोड़ के लगाने, 2 अंक छोड़ के लगाने हैं, तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसकी ऊर्जा का मान किस में आएगी बताओ, ये माइनस में आएगी ऊर्जा, इसमें आएगी ऊर्जा माइनस में आएगी और किस में आएगी बताओ जूल में आएगी। जूल पूछ सकता है, अर्ग पूछ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या इसमें, इसका वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए आ जाओ फुर्ती से। तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जेड और एन का मान तो क्या है बताओ सर। जेड का मान तो कितना है, वो 3 है। एन का मान कितना है, द्वितीय कक्षा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा रे भाई, वेग निकाल लें तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर क्या होगा रे बताओ। इलेक्ट्रॉन का वेग जानते हो क्या होता है, यहाँ पे कितना आएगा 2.88 इंटू 10⁻, कितना था भाई वेग है तो ये 6, और यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई में जेड और एन, और यहाँ पे रहेगा किस में बताओ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका ये किसका मान है सर, जेड का मान, एन का मान चिपका दो प्रति से कितना आएगा 2.8, उसके बाद में 10⁻6 मल्टीप्लाई कितना आपका बताओ इसमें, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2, उसके बाद में किस में आएगा मीटर और आपका प्रति सेकंड। अब सर क्या करना आपको, 2 का भाग दो प्रति से या 3 से गुणा करो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आप पहले 2 से भाग दो, इसमें कितना आएगा 1, उसके बाद 0, कितना आएगा इसमें 0 और यहाँ पे कितना 9 आएगा, आगे जो आता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 से गुणा कर दो और यहाँ पे कितना आएगा 10 की घात कितना आएगा 6, 3 से गुणा करने पे आपकी 27, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये उसका वेग होगा इलेक्ट्रॉन का। कौन सी कक्षा में, अरे कक्षा कौन सी है, देखो यहाँ पर ये कक्षा आपकी N2 कक्षा, N2 कक्षा है। देखो ये तो लेवल आपका है नहीं। यदि यही थियरी अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ग्रेड का बंदा करता है या कोई नीट का बंदा करता है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वो, उसको क्या करेगा कि यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन का वेग दे देगा उसको। ठीक है, उसमें आपको दे देगा किसका, जेड का मान दे देगा, एन का मान पूछ लेगा उससे, एन का मान उससे पूछ लेगा, उल्टी कैलकुलेशन पूछ लेगा उससे। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो रेडियस निकालनी है आपको, रेडियस निकालो फुर्ती से, अरे ला लो। तो रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी आएगी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या निकालनी, तो कौन सा ये लिखिएगा फॉर्मूला इसमें, अरे कितनी होती त्रिज्या, तो यहाँ पर आएगी रेडियस बराबर है इन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, यहाँ पे आएगा n² और यहाँ पे आएगा z इंटू 0.529 और 10⁻⁻10 मीटर आएगा। अब सर n का मान कितना है, n का मान देखो यहाँ पे 2 है, z का मान कितना 3 है, तो n का मान 2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा बताओ 3, उसके बाद में 0.529 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर कितनी आ जाएगी आपके, ये हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अगर क्या पूछ रहा है इसमें,
तो यहाँ पे देगा 4 और नीचे कितना आएगा 3 इंटू कितना आएगा 0.529। देखो इतनी कैलकुलेशन आप करेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। आप चाहो तो इस पद को यहाँ से ख़त्म कर सकते हो ना। ये तो मैं आपको समझाने डायरेक्ट हमें पता है कि सर क्या करना आपको इसमें। पहले आप ऐसे कर लो कि 4 में 3 का भाग 2, 4 में 3 का भाग 2 से गुणा कर दो तो भी आएगा बस। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, अगर सर हम क्या करते हैं पहले इसको 4 से गुणा करो, कितना आएगा 4 से गुणा करते कितने 9 चौक कितने होते 32, 36 होते क्या 36, 8 3 आपकी 11, उसके बाद में 5 चौका 20 और 20 आपका 21 में आएगा 21, उसके बाद 3 का भाग कितना आएगा 7 पॉइंट कितना आएगा 0, कितना आएगा 0.5 आएगा। इस 0.5 को इससे गुणा कर दो, ये आपका इसमें आंसर होगा कितना होगा रे 10 की घात आपका ये क्या होगा इसमें आंसर होगा। अब पूछता है आपको एंगस्ट्रॉन में पूछता है या मीटर में पूछता है, किस में आपका जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे किस में आएगा बताओ मीटर में आएगा। यदि एंगस्ट्रॉन की बात करते कितना आएगा 7.5 इंटू 10 की घात कुछ नहीं आएगा रे, किस में आएगा एंगस्ट्रॉन में आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि हम जानते हैं 10⁻⁻10 बराबर क्या होता है एंगस्ट्रॉन कितना होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया ठीक है। और यदि आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, तो लिख लो आप, छाप लो आप भी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ठीक है, क्वेश्चन लिख लो आप, लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, मेरी तो कोई दिक्कत है नहीं ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि लगभग हीलियम +2 की द्वितीय कक्षा में, शायद यार हाँ द्वितीय कक्षा में En बोले तो ऊर्जा, यहाँ पे इसमें वेग इलेक्ट्रॉन का वेग और आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। यदि जो नौजवान देख रहा है ठीक है तो कृपया वो यानी कहने का अपना मूल्यांकन करने के लिए बस सही है गलत है तो कहने का मतलब उसको पता है कि व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप में जो नंबर अगर नौजवान देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर लिखना जो भी आप नए हैं 9928155975 ठीक है। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, बस इस नंबर पे भेज सकते हैं। यदि कोई नौजवान नया है उसको मालूम नहीं है कि भाई ग्रुप के माध्यम से क्लास जाती है, क्योंकि ग्रुप में आपको और क्लास भी मिल रही है, और क्लास भी आपके ग्रुप में आ रही है। तो ग्रुप में जुड़ने का यही फ़ायदा आपको ठीक है कि आपको दो क्लास आपकी बायो और एग्रीकल्चर वो क्लास पे आपको मिल जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन निकालने के बाद में आपको ग्रुप में भेजना है ठीक है। यदि ग्रुप में भेजने से मतलब होता है कि हाँ भाई विद्यार्थियों में सक्रियता है या नहीं, ऐसे आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, पता नहीं भाई अपना भी मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ। इससे क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस से होता है या जागृत होता है कि आत्मविश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं। आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अब आपको ये नहीं मालूम कि भाई कितना आप इसमें सीख रहे हैं, कितना आप इसमें सीख रहे हैं। आपने चीज़ देख ली आपको सामने तो आपको याद है, बाद में आपसे पूछते, जैसे मैंने किसी नौजवान से पूछा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो कहते हैं कि सर हम तो रोज़ क्लास लेते हैं। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो क्या सर क्वेश्चन अभी नहीं, तो इसका मतलब कि तैयारी कमज़ोर है उसकी। तो मैंने पूछा चलो कोई बात नहीं भाई आपकी तैयारी चल रही थी, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो कि नहीं सर क्वेश्चन नहीं। तो इसका मतलब है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, अपने आप के साथ खिलवाड़ या धोखा कर रही हो, बाद में उसे आएगा कि हाँ यार बात तो सही थी ठीक है। तो मेरा तो ये नौजवान हो, या तो क्लास कोई काम करो मत, इससे अच्छा है कि जैसे मान लीजिए अभी एक नौजवान बोल रहा है कि सर उस बालिका को हम क्या करवाएं, तो मैंने कहा कि भाई वो जेट की तैयारी तो नहीं करे, कोई बात नहीं है, तो जेट की तैयारी नहीं करे तो फिर आप जेट का फॉर्म क्यों लगाते हो फालतू ठीक है। तो आप इसे अगर सिंपल जो BSc वो करो और क्या दिक्कत है फिर भाई, वैसे तो आपने फिर गलती कर दी भाई, पहले जेट का लक्ष्य होता है। तो यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है जेट में तो फिर आप क्यों फालतू कहते हैं भाई बात थोड़ाबाजी क्यों कर रहे हो आप उसके साथ, क्यों उसके साथ पलम रहे हो आप घर वालों को भी बदनाम करें। घर वाले बेचारे आपके लिए 250 रुपये फॉर्म के लगाए, प्लस में आपको कोई काम के लिए नहीं बोल रहे हैं भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आपके लिए मोबाइल की व्यवस्था कर रहे हैं, अरे क्यों बदनाम करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपका सिस्टम सेट हो जाएगा ना, सिस्टम को आप जानते हुए आपका जो भी ये समझते हो ठीक है, उसके बाद में आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार अब हमको ये कर लेना चाहिए था तो कुछ अच्छा होता।
अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि अभी आपका ढाबा किसके ऊपर है? आपका ढाबा अपनी मम्मी पापा के ऊपर है। उनके भरोसे आप चल रहे हैं। मम्मी पापा कहाँ से आपके लिए कमाते हैं ये आपको मालूम नहीं है, परंतु जब ये परिस्थिति आपके ऊपर आएगी, जब मालूम चलेगा कि यदि उस छोटी सर की बात मान लेते आज, तो पता नहीं हम भी कुछ अच्छा करते। तो लालू समझ जाओ, ठीक है, आपके पास टाइम है, अन्यथा जिंदगी झंडू बन जाएगी, कभी मालूम नहीं चलेगा। हमारा तो कर्म है, ठीक है, तो हम तो यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ी कि भाई हम आपको बहुत जबरदस्ती मत दो क्लास, क्या दिक्कत है भाई। अगला देखो सिस्टम, ये तो इसका क्वेश्चन थे। अब ये बनता है कि यदि हम बात करें नील्स बोर की कमियां, मैंने आपको बोला था कि यदि कोई भी सिद्धांत है उसमें पूर्णता 100% नहीं होती है, 100% नहीं है। कुछ नौजवान ने बिल्कुल इस बात का सपोर्ट भी किया था कि हाँ बिल्कुल 100% किसी सर ने कहा जो भी है, तो 100% होती नहीं। वैसे मान सकते हैं, मानने में तो कुछ ही मान लो, क्या दिक्कत है। आप कहते हैं ना किसी परसेंटेज को हल करते हैं, किसी चीज़ को हमने बताया था कि 100% मान लो, वो बात तो सही है आपकी, परंतु वैसे कोई भी 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है। और आपको पता है कि लोगों की अच्छाई ढूंढने की बजाय कमी ढूंढने की आदत क्या होती है? ज़्यादा होती है। कमी ढूंढने की आदत क्या होती है? ज़्यादा होती है। आप ही देख लो, यदि आपके सामने कोई क्लास चल रही है तो आपको ज़्यादा दिखेगा कि आपको कमी दिखेगी, यार ये लो, इसने तो पता नहीं ये मीनिंग गलत लिख दी, इसने पता नहीं ये गलत लिख दिया। तो क्यों एक सोच है आपकी, देखने का दृष्टिकोण है ना, वो अगर अच्छा होगा तो आपको चीज़ अच्छी दिखेगी। आपको एक कबीरदास जी का श्लोक याद हो, कभी किसका जो भी मेरे को याद नहीं पड़े, कहते बुरा जो देखने में चला, जो भी है ना वो आपको याद होगा, ठीक है। तो जो भी हैं ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो कमी देखते हैं कौन कौन सी है। अब देखो इसकी 4 कमियां भाई, कितनी है? 4 कमी। पहली कमी तो ये है कि इस नील्स बोर ने केवल एक ही बात बोल रहे हैं। देखो हमने पढ़ा, नील्स बोर साहब जी बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जिस तत्व या जिस परमाणु की ही कहने का जानकारी देगा जिसके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जानकारी देगा। इससे पूछा गया कि बताओ आप इस हीलियम की त्रिज्या निकालो, इस हीलियम वाले परमाणु की त्रिज्या निकालो। तो इस नौजवान ने यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो नील्स बोर साहब की सबसे बड़ी कमी ये है कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि नील्स बोर की कमी थी, नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन के बारे में बताया, नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन के बारे में बताया, ठीक है। अब यदि मैं से कहूँ कि नील्स बोर ने क्या हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के बारे में नहीं बताया क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नील्स बोर ने क्या हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के बारे में नहीं बताया क्या? अरे भाई, हाइड्रोजन के अलावा उन्होंने अन्य तत्व के बारे में बताया नहीं बताया? बताओ। उसने बताया था। किस आधार पे? उसने कहा कि भाई जैसे उसने लिथियम की भी तो वो निकाली थी, कौन सी अवस्था में? इस Li की भी तो यहाँ पे +2 की अवस्था में, तो इस लिथियम के बारे में बताया उसको। इसी प्रकार यहाँ पे जो सोडियम है इसकी भी उसके अनुसार निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? उसकी समस्या यही थी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन की हम जानकारी कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पूरे तत्वों में ला सकते हैं, 118 में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सभी में, बाकी इलेक्ट्रॉन को भगा दो, एक रख लो इसमें। तो सभी पे कहने का नियम लागू होता है, केवल हाइड्रोजन पे नहीं था। हाइड्रोजन में तो क्या सिस्टम था, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता नहीं होती, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से। प्रयोग इसने हाइड्रोजन पे किया, परंतु ये प्रयोग सभी पे लागू होता है, ठीक है। तो पहली कमी कौन सी थी कि नील्स बोर की सबसे बड़ी समस्या थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में जानकारी देता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके बारे में जानकारी नहीं देता है। क्योंकि कुछ नौजवान जैसे मान लीजिए आप पढ़ते होंगे तो वो ऐसे बताते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में जानकारी बताइए, गलत नौजवान सिस्टम। क्योंकि जब इस बात का हम और अध्ययन करते हैं, इस बात का वास्तविक निष्कर्ष निकलता है कि इसने हाइड्रोजन पे अध्ययन तो किया था, हाइड्रोजन पे अध्ययन तो किया,
परंतु इसकी बात से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें नील्स बोर की परिकल्पना लागू होगी। तो देखो यहाँ पर भी सर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यदि आप यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे भी आपका लागू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी वास्तविक कमी क्या निकलेगी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले के बारे में नहीं बताया। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी कमी कौन सी थी, देखो ध्यान सुनना। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन है अगर उच्च ऊर्जा कक्षा में जा रहा है और या उच्च से निम्न में आ रहा है, तो इसमें क्या बनता है कि ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम बनता है। और इस स्पेक्ट्रम को उच्च वेधन वाले उपकरणों से देखने में विशेष प्रकार की लाइनें दिखाई देती हैं। और इन लाइनों के बारे में नील्स बोर से पूछा तो नील्स बोर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये भी क्या थी, इसकी कमी थी। इन स्पेक्ट्रम को उच्च वेधन वाले उपकरणों से देखने पर तो जब लाइनें बनती है उन लाइनों के बारे में उस नौजवान ने नहीं बताया। अब सर स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम जैसे आपकी प्रिज्म से गुजरती है, एक विशेष प्रकार की यहाँ पे अलग अलग लाइन जो रंग होता है उसकी लाइनें बनती है, जिसे आपका कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इन अलग अलग रंगों का, उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम में कहते हैं। ठीक है, ये तो पट्टी का प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी कमी क्या थी इसकी, देखो यहाँ पर है। तीसरी कमी ये थी कि जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, क्या है? दो परमाणु हैं। अब दो परमाणु जब मिलकर क्या करते हैं कि वो एक अणु का निर्माण करें, क्या करें? एक अणु का निर्माण करें। तो इससे पूछा गया कि जब दो परमाणु मिलकर कोई एक अणु का निर्माण करें तो कैसे करें, बनने का कारण क्या है? इसके बारे में भी इस नौजवान ने नहीं बताया कि जब दो परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में भी नील्स जो आपका नील्स बोर है उसने नहीं बताया। लास्ट कमी, चौथी कमी क्या थी इसकी, देखो दो प्रभाव होते हैं। एक तो आपका जीमान प्रभाव, क्या होता है? जीमान प्रभाव। और एक होता है इसमें आपका स्टार्क प्रभाव। यदि आपको ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो मेरे को बोलना कि सर कमेंट कर देना कि सर जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है। ठीक है, बता देंगे। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की उपस्थिति की बात करें तो जीमान प्रभाव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई रेखाएं हैं और इस रेखाओं की क्या करते हैं, जब हम क्या लगाते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, रेखाओं क्या होता है? विपाटन हो जाएगा। क्या होता है? विपाटन। इस विपाटन के बारे में नहीं बताया। इसी प्रकार यदि मान लीजिए इन रेखाओं पे क्या लगाते हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो इन रेखाओं क्या होता है? विपाटन। तो इस विपाटन के बारे में इस नौजवान ने नहीं बताया, सीधी सी बात। तो चार कमी थी। चार कमी कौन कौन सी? पहली कमी इस तरह आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बारे में जो परमाणु पाए जाते हैं तत्व उनके बारे में नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कमी क्या थी इसने, कि दूसरी कमी ये थी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होता है उच्च वेधन वाले उपकरणों से देखने पर स्पेक्ट्रम बना, उसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में जब दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं थी। और लास्ट कमी जो जीमान प्रभाव स्टार्क प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो रेखाओं का विपाटन होता है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये आपका नील्स बोर की आपकी सिलेबस के अनुसार क्या होता है? कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो अवधारणाएं होगी उसको हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद रखो लालियों। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाओ। ठीक है, जितना आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा इससे। ठीक है, फायदा का क्या होगा? एक हमारा हब बनेगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट होगा कि प्रत्येक केमिस्ट्री से संबंधित पूरी समस्या कि जो लेवल चल रहा है मेरा, यानी कहने का 11वीं की केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, 12वीं की केमिस्ट्री चलने का विचार है। ठीक है, और उसके बाद में कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, ठीक है, और लगभग एमएससी लेवल तक का यहाँ पे केमिस्ट्री का इस चैनल पे आपको पूर्ण सुविधा मिल सकती है। इसी प्रकार यदि आप नेट की तैयारी अगर अगले साल से स्टार्ट करूँगा फिर मैं नेट आपकी, ठीक है, इसी प्रकार आपका जो एमएससी लेवल होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, पूरा सिस्टम यहाँ पे चलाऊँगा मैं। तो लालो ये तो मत सोचना है कि भाई ये चैनल कुछ दिनों का है, ना, ये तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरा तो कर्म ही ये है, क्योंकि केमिस्ट्री का नॉलेज है, इससे कि कुछ बच्चों का फायदा हो। क्योंकि जब हम पढ़े थे उस समय, ये मान लीजिए कुछ नौजवान कहते हैं कि जैसे कि यार सर हमने तो ये बात पढ़ी नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने कोई टेस्टों में किसी बालिका का टेस्ट लिया तो उसने कहा कि सर हमें तो ये बातें बताई नहीं गई।
इसका कारण क्या है कि जो शिक्षा है ना अच्छी मिले बच्चों को। कुछ नौजवान ऐसे कर रहे हैं कि फॉर्मेलिटी 11th में तो इतनी फॉर्मेलिटी करते हैं कि बच्चों को रटवा दे, छुट्टी खेल खत्म। तो आपके लिए भी अच्छा है कि यदि आप अच्छी जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ, ठीक है, जितना आप हो सके, ठीक है। और यदि जैसे 1000 होते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलेगी फिर।